डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन योर कंप्यूटर क्लास। आज के इस कंप्यूटर क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज का यह वीडियो कंप्यूटर हिस्ट्री पर आधारित है। आज आप इस वीडियो के अंतर्गत पूरी कंप्यूटर हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो आइए अपना ये वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री की, कंप्यूटर के विकास की। कंप्यूटर को देखने के साथ तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसके विकास का समय बहुत लंबा होगा। देखने के साथ एहसास नहीं होता है, लेकिन यह बात जानिए कि इस कंप्यूटर को विकसित होने में, बनाने में बहुत लंबा समय लगा है। बहुत लंबे समय के प्रयास के फलस्वरूप आज हम इस कंप्यूटर का प्रयोग कर पा रहे हैं। कंप्यूटर को लेकर के मानव में जब से सोचने और समझने की क्षमता का विकास हुआ, तब से मनुष्य का एक प्रयास था कि हम जो भी गणनाएं करते हैं उन गणनाओं को कम से कम समय में तथा शुद्धता से शुद्धता पूर्वक करने के लिए एक ऐसे उपकरण का विकास किया जाए जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की गणना को शुद्धता पूर्वक और बहुत तेजी से कर सकें। और उसी परिश्रम और सोच के अंतर्गत आज हम इस कंप्यूटर का प्रयोग कर पा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी प्रकार की गणना, इसके अगले वीडियोस में आप क्लियर कर चुके होंगे कि जो गणनाएं होती हैं वह अर्थमेटिकल यानी अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल होती हैं। कंप्यूटर ही एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय गणनाओं के साथ साथ तार्किक गणनाओं को भी करने में क्या है, सक्षम है। केवल एकमात्र कंप्यूटर ही एक ऐसी मशीन है। तो ये जो भी हम कंप्यूटर प्रयोग कर पा रहे हैं, जिस रूप में कर पा रहे हैं, ये उसी सोच की देन है जिसके आधार पर आज हम कंप्यूटर को प्रयोग कर रहे हैं। और आने वाले समयों में कंप्यूटर की जो क्षमता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जानी है, क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा अपडेशन होते रहना है। हमेशा कंप्यूटर का हार्डवेयर और उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर हमेशा क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, जिसके चलते उसकी जो क्षमता है वह बढ़ती जानी है, क्योंकि उसको बनाने में नई तकनीक यानी अत्याधुनिक तकनीक का हमेशा प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो क्षमता है दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये तो बात अलग है, लेकिन हमारी ये फ्यूचर की बात है। लेकिन हमें मूल रूप से बात करना है कंप्यूटर के हिस्ट्री के तरफ, कंप्यूटर के विकास को लेकर के, कि कंप्यूटर का जो विकास है, कंप्यूटर का जो इतिहास है, इतिहास मतलब कंप्यूटर के साथ जो घटनाएं बीत चुकी हैं वही बातें हम कंप्यूटर हिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और वही हिस्ट्री को हम विकास के रूप में भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट के रूप में भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर के विकास की तरफ। कंप्यूटर का जो विकास है वह 16वीं शताब्दी से प्रारंभ है, करीब 16वीं शताब्दी से प्रारंभ है। यानी 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन और जापान वासियों ने गणना करने के लिए एक छोटे से यंत्र का आविष्कार किया, जिसका नाम क्या था, अबाकस। क्या नाम था, अबाकस। अबाकस का निर्माण इन्होंने लकड़ी के आयताकार फ्रेम के रूप में किया था।
यानी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के इतिहास का पहला गणना यंत्र कौन है। तो कंप्यूटर के इतिहास का पहला कोई गणना यंत्र है तो उसे किस रूप में जानते हैं? अबेकस के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? अबेकस के रूप में जानते हैं। तो यानी सोचिए कि कंप्यूटर का विकास जो है अबेकस के साथ प्रारंभ हुआ है और इस विकास के साथ आज कंप्यूटर कहाँ पहुँच चुका है। आज जो हम लैपटॉप, पॉमटॉप, डेस्कटॉप जैसे कंप्यूटरों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ इसका जो पावरफुल जो रूप है सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम, मिनी और ये जो माइक्रो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं इतने पावरफुल कंप्यूटर, इनका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ है? इनका विकास इसी आयताकार लकड़ी के फ्रेम से प्रारंभ हुआ है। यानी ये जो बड़ी सोच है वह सोच आज यदि सफल हुई है तो किसके रूप में? अबाकस के साथ हुई है। यानी सबसे छोटे से सोच से हमने विकास का कार्य प्रारंभ किया और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं? आज हम सुपर कंप्यूटर तक पहुँच चुके हैं। तो इस सुपर कंप्यूटर तक पहुँचने का जो मुख्य श्रेय है वह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह है अबाकस। वह क्या है? अबाकस। तो आइए अबाकस के बारे में जानते हैं। अबाकस क्या है? अबाकस एक लकड़ी का क्या है? आयताकार फ्रेम है। इस लकड़ी के आयताकार फ्रेम में ये क्या लगे हुए हैं? ये वर्टिकल आपके तार लगे हुए हैं और इन वर्टिकल तारों को दो भागों में बांटा गया है और दो भाग ऐसे बांटे गए हैं जिसमें एक भाग छोटा है, ये छोटा वाला भाग है और ये क्या है? बड़ा वाला भाग है। छोटे वाले भाग में ये प्लास्टिक के बीड हैं, प्लास्टिक के आपके ये बीड हैं, मोतियां हैं प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक की देख सकते हैं छोटी गोली होती है, उसी तरह की ये गोली है, उसी को हम प्लास्टिक के बीड बोलते हैं। ऐसे इस तरह के आप यंत्र को देखे होंगे, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चों को गिनने की जो क्रिया होती है, बच्चे सर्वप्रथम गिनने की क्रिया क्या है? उंगलियों के माध्यम से या किन्हीं वस्तुओं को गिन कर के सीखते हैं। तो इस गणना को सिखाने के लिए उस प्राथमिक स्तर पे बच्चों को इस प्रकार का हम यंत्र देते हैं या दिया जाता है विद्यालयों में, ताकि बच्चे गणना की क्रिया को क्या कर सकें? सीख सकें। अब कोई भी गणना जो है इसी प्रकार से सीखी जाती है, बच्चे इसी प्रकार से सीखते हैं। तो गणना करने के लिए आज भी यह यंत्र प्रयोग होता है। छोटे बच्चों को यदि गणना सिखानी है तो इसी प्रकार का यंत्र प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि इसमें प्लास्टिक के बीड हैं, ये ऊपर नीचे खिसकते हैं और इनको खिसका करके बच्चे जो है आसानी से इन्हें गिन सकते हैं, तो जिससे जो है गणना आसानी से ये बच्चे सीख सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये अबाकस का एक छोटा भाग है। छोटे वाले भाग में प्रत्येक तार में 2 बीड्स लगे हुए हैं। वहीं बड़े वाले भाग के प्रत्येक तार में कितने बीड हैं? 5 बीड हैं। दूसरी बात की तरफ चलते हैं, दूसरी बात को गौर करते हैं। जो छोटा वाला भाग है उसमें जो बीड्स लगे हुए हैं उसमें प्रत्येक बीड का मान कितना है? 5 है। और वहीं जो बड़ा वाला भाग है, बड़े वाले भाग में जितने भी बीड्स हैं उसके प्रत्येक बीड का मान क्या है? 1 है। और इन्हीं मानों को ध्यान में रखते हुए बीडों को ऊपर नीचे खिसका करके गणनाएं की गई या की जाती थी। तो यह सोच किसके साथ थी? अबेकस के साथ थी। और इसका विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ? इसका मुख्य रूप से विकास चीन और जापान वासियों के द्वारा हुआ। चीन और जापान वासियों के द्वारा हुआ। किसका? अबेकस का। तो कहेंगे कि अबेकस लकड़ी का एक ऐसा आयताकार फ्रेम था जिसमें क्या लगे हुए थे? प्लास्टिक के बीड लगे हुए थे और इन्हीं प्लास्टिक के बीडों को ऊपर नीचे खिसका करके चीन और जापान वासी क्या करते हैं? गणनाएं करते थे।
तो यह विशेषता रही किसकी? अबेकस की रही। अबेकस के बाद चलते हैं नेपियर बोन की तरफ, यानी कंप्यूटर इतिहास का, कंप्यूटर के विकास का दूसरा कोई यंत्र है तो वह अबेकस के बाद कौन आता है? नेपियर बोन आता है। कौन आता है? नेपियर बोन। नेपियर बोन, इसका विकास जो है सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। और इस नेपियर बोन को बनाने के लिए जॉन नेपियर ने जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया था। किसका? जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया था। चूंकि जानवरों की हड्डियों की सहायता से यह यंत्र बनाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम जॉन नेपियर में से नेपियर को लिया गया। और हड्डी का मतलब तो जानते ही हैं, हड्डी को क्या कहते हैं? यानी बोन कहते हैं। तो इसके आधार पर इस यंत्र का नाम क्या पड़ा? नेपियर बोन। यानी नेपियर जो शब्द है वह जॉन नेपियर के नाम में से लिया गया, और बोन मतलब क्योंकि एक गणना यंत्र जानवरों की हड्डियों से निर्मित था, इसलिए नेपियर के साथ बोन शब्द का प्रयोग किया गया और उस यंत्र का पूरा नाम पड़ा नेपियर बोन। इस नेपियर बोन की सहायता से जो लॉगरिथम गणनाएं हैं वह सरलता से की जा सकती थी। लॉगरिथम जो गणनाएं थी इसकी सहायता से बिल्कुल सरलता पूर्वक की जा सकती थी। तो थोड़ी सी गणना जो है अबाकस से कहीं अधिक नेपियर बोन की सहायता से की जाने लगी। अब नेपियर बोन के बाद स्लाइड रूल की बारी आती है, यानी सोच हमेशा विकसित होती गई। इन सभी वैज्ञानिकों का देन है जिन्होंने जो सोच जहां रखा उसके बाद अगले ने उसे आगे बढ़ाया, उससे कहीं आगे की नई सोच को उसमें क्या किया गया? विकसित किया गया, जिसके आधार पर यानी एक छोटी सी गणना से ये सोच के अंतर्गत अबेकस का निर्माण हुआ। और जैसे जैसे आने वाले यंत्रों का विकास होता गया उसमें नई सोच, नई तकनीक का क्या होता गया? विकास होता गया, जिसके आधार पर उसकी गणना करने की अन्य जो क्षमताएं हैं वह क्या होती गई? बढ़ती गई। तो यह रही बात किसके साथ? नेपियर बोन के साथ। नेपियर बोन के जस्ट बाद स्लाइड रूल का विकास हुआ। नेपियर बोन के बाद स्लाइड रूल का विकास हुआ। करीब सन 16 स्लाइड रूल का जो विकास है, स्लाइड रूल का जो विकास है वह सन 1621 में जर्मन के वैज्ञानिक विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था। किसने किया था? विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था। और यह एक ऐसा यंत्र था जो गुणा तथा भाग की क्रियाओं को करने में क्या था? सक्षम था। तो ऐसे यंत्र को हमने किस रूप में जाना? स्लाइड रूल के रूप में जाना। किसके रूप में? स्लाइड रूल के रूप में जाना। तो अब देखिए गणनाएं धीरे धीरे यंत्रों के विकास के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही हैं। तो ऐसे जितने भी यंत्र विकसित होते चले गए, उनके साथ उनकी गणना करने की क्षमता भी क्या हो गई? बढ़ती चली गई, जिसके आधार पर आज हम जिस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं वह कंप्यूटर आज सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाओं को करने में क्या है? सक्षम है। तो यह सोच जो है, यह जो बात है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इन सभी विकासकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है जिनके अंदर इस प्रकार की सोच आई, और उस सोच के आधार पर उन यंत्रों का विकास हुआ। और उन यंत्रों के साथ आज हमारा विकास कार्य कहाँ पहुँच गया? कंप्यूटर के असली स्वरूप पर पहुँच गया। तो ये सभी जो बातें हैं यह मुख्य रूप से इन सभी
विकासकर्ताओं के ऊपर निर्भर कर रही हैं। तो आइए चलते हैं स्लाइड रूल के बाद पास्कलाइन पर। पास्कलाइन की बात करते हैं। इसी समय यानी इसके 1621 के बाद थोड़ा सा लंबा समय लगा और इस लंबे समय के बाद सन 1642 ईस्वी में, सन 1642 ईस्वी में, ये जो 17वीं शताब्दी चल रही है, इसी 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन नाम का यंत्र बनाया। किस नाम का यंत्र बनाया? पास्कलाइन, यानी पास्कलाइन नाम का यंत्र बनाया, जिसका विकास उन्होंने सन 1642 ईस्वी में किया था। ये कौन थे? ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। ये क्या कौन थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्हें हम ब्लेज पास्कल के नाम से जानते हैं। और ब्लेज पास्कल ने इस जो गणना यंत्र का निर्माण किस रूप में किया? तो ये जो गणना यंत्र था, इसमें कई ये गियर्स लगे हुए थे आपस में, ये आपके गियर्स लगे हुए थे, दांतयुक्त गियर लगे हुए थे, और इन गियरों पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं क्या थी? अंकित थी। एक गियर जब पूरा चक्कर घूमता था तो दूसरा जो गियर है वह 1 अंक आगे खिसकता था। इस प्रकार से यह जो गणना यंत्र बना, इसमें जो तकनीक विकसित हुई, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ। जैसे वाहनों में लगा हुआ स्पीडोमीटर, नाम जानते हैं स्पीडोमीटर, यानी वाहनों में जो स्पीडोमीटर है उसी से हम स्पीड को जान पाते हैं, हमारी गाड़ी की क्या स्पीड है। तो वह स्पीडोमीटर जो मुख्य रूप से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो वह पास्कलाइन की तकनीक पर कार्य करता है। तो हमारे वाहनों में लगा हुआ जो स्पीडोमीटर है वह किसकी देन है? वह ब्लेज पास्कल की देन है। अब देखिए, ये जो गणना यंत्र है अन्य यानी अबाकस, नेपियर बोन और स्लाइड रूल से बिल्कुल अलग हुआ। यानी उन्होंने जो सोचा उस सोच को भी लेते हुए और अपनी नई सोच को उसमें क्या किया, उन्होंने शामिल किया, और इस आधार पर सन 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नाम का क्या बनाया? गणना यंत्र बनाया। यह पास्कलाइन जो यंत्र है जोड़ की क्रियाएं बहुत शुद्धता पूर्वक कर सकता था, इसलिए इस पास्कलाइन को एडिंग मशीन के रूप में, यानी जोड़ की क्रियाओं को ये करने में बहुत अधिक सफल था। संख्याओं को योग करने में यह बिल्कुल सफल था, इसलिए इसे एडिंग मशीन के रूप में भी जाना गया। इस रूप में, एडिंग मशीन के रूप में। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई सारी बातें यहाँ आपको मिल रही हैं जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे एडिंग मशीन का विकास किसने किया? तो एडिंग मशीन का जो विकास है वह ब्लेज पास्कल ने किया। और ब्लेज पास्कल द्वारा जो गणना यंत्र बनाया गया उसमें जो तकनीक प्रयोग की गई, उस तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो उस तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से वाहनों में होता है। किसमें होता है? वाहनों में होता है। तो यह पास्कलाइन की बात हुई, जिसका विकास किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? सन 1642 ईस्वी में। ये मुख्य जो घटनाएं हैं, मुख्य जो गणना यंत्र है, केवल उन्हीं की बातें हो रही हैं और उन्हीं के बारे में आपको जानना है। तो इसमें कंप्यूटर के इतिहास का पहला गणना यंत्र अबेकस, जिसका विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं शताब्दी के बाद हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे नेपियर बोन की, जिसका विकास सन 1617 में हुआ। वहीं स्लाइड रूल की बात करेंगे तो इसका विकास सन 1621 में हुआ। और जस्ट इसी शताब्दी में कुछ समयों के बाद सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन नाम का यंत्र बनाया गया, जिसे हम एडिंग मशीन के रूप में जानते हैं। अब इसके और थोड़ा सा
आगे जो थोड़ा लंबा समय लगा है, यानी सन 1801 में, सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड लूम का क्या किया, विकास किया। यानी जैकार्ड लूम का कंप्यूटर के साथ क्या लेना है जिसको इस लूम को पढ़ने के साथ आप समझ जाएंगे। चूंकि ये क्या है, एक लूम है। लूम शब्द जानते हैं, लूम आज भी जो साड़ियों को बुनने का जो कार्य होता है वह किसकी सहायता से होता है, तो लूम की सहायता से होता है। तो उस लूम की सोच किसके साथ जुड़ी हुई है, जैकार्ड के साथ जुड़ी है। यानी इस लूम का जो विकास है उसे किसने किया, जैकार्ड लूम ने किया। किसने किया, जैकार्ड लूम ने किया। चूंकि लूम का विकास किया इसीलिए उस जैकार्ड के साथ उस मशीन के नाम में जोसेफ जैकार्ड से जैकार्ड को लिया गया और लूम से लूम शब्द को लिया गया और उस यंत्र का पूरा नाम पड़ गया जैकार्ड लूम। यानी लूम जो है यह क्या है, साड़ियों की बुनाई के लिए होता है, जो आज भी बुनकर इस लूम की सहायता से साड़ियों को बुनने का कार्य करते हैं। तो उस लूम की सोच जो है किसके द्वारा विकसित हुई, तो जोसेफ जैकार्ड के द्वारा विकसित हुई। तो इस लूम में क्या लेना है, यानी जो जैकार्ड लूम है, यानी जो बुनकर यूज करते हैं, जिस लूम का प्रयोग साड़ियों को बुनने के लिए, तो उसमें साड़ियों में डिजाइन होती है। उसके किनारों पर देखते हैं कि बहुत तरह के अलग अलग तरह के ऐसे ऐसे डिजाइन बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे डिजाइन बने होते हैं। तो ये डिजाइन कैसे साड़ियों पर लूम की सहायता से बनते हैं, तो ये जो डिजाइन है वो साड़ियों पर किसकी सहायता से बनते हैं, तो पंच कार्ड की सहायता से बनते हैं। किसकी सहायता से, पंच कार्ड की सहायता से। यानी पंच कार्ड की सहायता से साड़ियों का डिजाइन लूम में क्या होता है, इनपुट होता है, और इनपुट होने के साथ वह आउटपुट के रूप में वह पैटर्न या डिजाइन साड़ियों पर दिखाई देता है। यानी जिस देखे होंगे जिस तरह का ये पंच कार्ड छिद्रित, यानी ये कार्ड एक कार्डबोर्ड होता है जो छिद्र युक्त होता है। यह एक पंच कार्ड क्या है, एक कार्डबोर्ड होता है। ऐसे ये कार्डबोर्ड होता है जो कैसा होता है, छिद्र युक्त होता है। और ये जो छिद्र है उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न वाले छिद्र होते हैं, और ये जैसे पैटर्न वाले छिद्र होते हैं उसी तरह का पैटर्न जो है साड़ियों पर बनता चला जाता है। तो ऐसे कई होते हैं, एक तरह के कई होंगे, फिर उसको हम अलग चेंज करेंगे तो अलग पैटर्न वाला पंच कार्ड उसमें लगाते हैं। तो जैसा हमको पैटर्न चेंज करना होगा, अलग तरह के जो है हम पंच कार्डों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसी बात जोसेफ जैकार्ड के जैकार्ड लूम से प्राप्त हुई। यानी देखा क्या गया कि जैकार्ड लूम में जो साड़ियों की बुनने का कार्य है उसमें जो डिजाइन इनपुट हो रही है वो किसकी सहायता से इनपुट हो रही है, पंच कार्ड की सहायता से इनपुट हो रही है। तो चूंकि उस समय सोच थी कि कंप्यूटर को केवल एक सोच पर नहीं बनाया जा सकता, कंप्यूटर के लिए कुछ इनपुट ऐसे अलग से उपकरण लिए जाएं, कुछ आउटपुट के लिए ऐसा उपकरण लिया जिनकी आवश्यकता थी, जिनको कंप्यूटर से जोड़ करके इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य अलग से किया जाए। ऐसा नहीं कि उसी में एक साथ किया जाए, इन दोनों कार्यों को अलग से कंप्यूटर के साथ किया जाए। उनके लिए अलग कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसके अंतर्गत जोसेफ जैकार्ड की सोच के आधार पर हमें कौन सा यंत्र मिला, पंच कार्ड मिला। और इसी पंच कार्ड का प्रयोग चार्ल्स बैबेज जो कि कंप्यूटर के गॉडफादर कहे जाते हैं। और क्यों गॉडफादर कहे जाते हैं इसी आपके वीडियो में कंफर्म होगा। क्यों नहीं हमने नेपियर बोन को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा, क्यों नहीं हमने विलियम आर्ट्रेड को कंप्यूटर को जन्मदाता कहा, क्यों नहीं हमने ब्लेज पास्कल को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा, क्यों हमने चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा, ये सारी बातें इसी वीडियो में आपको कंफर्म होगी। लेकिन बात यहाँ करते हैं कि जैकार्ड लूम से हमें क्या प्राप्त हुआ, पंच कार्ड प्राप्त हुआ। किसके लिए,
इनपुट और आउटपुट क्रिया के लिए। आप जानते हैं इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर में किसी डाटा को क्या करना, प्रविष्ट करना क्या होता है, इनपुट होता है। जैसे हमें बुक्स पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं, तो किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं, हम आंखों की सहायता से बुक को पढ़ रहे हैं। तो आंखों की सहायता से हम बुक को पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, तो ये जो हम देख करके पढ़ रहे हैं वह डाटा हमें क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। अब जो पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात उस पर जरूर कोई हम मंथन करेंगे, सोचेंगे या समझेंगे। तो ये सोचने और समझने का कार्य किसकी सहायता से हो रहा है, तो यह किसके द्वारा हो रहा है, मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। और सोचने के बाद जो हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे वह क्या होगा, आउटपुट होता है। तो आउटपुट किसके ऊपर निर्भर करता है, इनपुट डाटा के ऊपर निर्भर करता है। यानी कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करने की क्रिया इनपुट होती है और कंप्यूटर द्वारा जो प्राप्त परिणाम या रिजल्ट होता है वह आउटपुट होता है। तो ऐसी ही इनपुट और आउटपुट क्रिया को प्राप्त करने के लिए आज की तरह उस समय इनपुट या आउटपुट डिवाइसें उपलब्ध नहीं थी, न ही इनकी कोई सोच विकसित हुई थी। यदि उसकी सोच विकसित हुई या उसके बारे में सोचा गया तो वह किसके साथ जुड़ा हुआ है, पंच कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले तो हमें इनपुट या आउटपुट के रूप में कोई ऐसे यंत्र प्रयोग करने की बात थी जिसके अंतर्गत पंच कार्ड की बात आई। और इस पंच कार्ड का प्रयोग चार्ल्स बेबेज ने अपने किसमें किया, अपने डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन में किया। तो आइए चलते हैं चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन की तरफ। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन की। चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन की। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकास है वह कब किया, 1822 में। इसमें किया 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। और इस ये जो डिफरेंस इंजन है इसे भाप की सहायता से यह डिफरेंस इंजन कार्य करता था। किसकी सहायता से, भाप की। इसमें शाफ्ट और गियर लगे हुए थे और ये जो शाफ्ट और गियर लगे हुए थे वो किसकी सहायता से कार्य करते थे, भाप की सहायता से, स्टीम की सहायता से कार्य करते थे। और इसी 1822 के बाद 1833 में, कब, 1833 में चार्ल्स बेबेज ने अपने डिफरेंस इंजन से क्या होकर, प्रभावित होकर इसी का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन इन्होंने 1833 में क्या किया, बनाया। और इस 1833 में बनाए गए एनालिटिकल इंजन के कुछ मुख्य भाग थे जिसका हम डायग्राम बना रहे हैं। यानी इस एनालिटिकल इंजन में क्या था, एक इनपुट सेक्शन था। क्या था, इनपुट सेक्शन था। और इसमें एक प्रोसेसिंग सेक्शन था जिसको मिल कहा गया। और एक क्या था, आउटपुट सेक्शन भी था। क्या था, आउटपुट सेक्शन भी था। और प्रोसेसिंग क्रिया के बाद डाटा को स्टोर करने के लिए इसकी मेमोरी का भी प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया, मेमोरी का भी प्रयोग किया गया। यानी यह सोच केवल और केवल अब तक जो आई वो किसके द्वारा आई, वह चार्ल्स बेबेज के द्वारा आई। यानी चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए इनपुट सेक्शन का प्रयोग किया। उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए मिल का प्रयोग किया। प्रोसेसिंग के बाद
या प्रोसेसिंग के साथ या प्रोसेसिंग के बाद या प्रोसेसिंग से पहले, इन तीनों कार्यों के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि केवल प्रोसेसिंग के बाद ही मेमोरी की आवश्यकता होती है, नहीं, प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग के साथ और प्रोसेसिंग के बाद। अब कैसे किस तरह से ये कार्य करता है तो ये तो जब मेमोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, लेकिन ये समझिए कि प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग के साथ, प्रोसेसिंग के बाद भी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए इस एनालिटिकल इंजन में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, मेमोरी सेक्शन का भी प्रयोग किया डाटा को स्टोर करने के लिए। और चौथे सेक्शन के रूप में आउटपुट सेक्शन का भी प्रयोग एनालिटिकल इंजन के रूप में किया। अब डाटा की इनपुट करने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए आजकल की आधुनिक इनपुट युक्तियां नहीं थी, और न डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए आजकल की आधुनिक आउटपुट डिवाइसेस थे, और न ही डाटा को स्टोर करने के लिए आज की जो है आधुनिक मेमोरी ही उस समय उपलब्ध थी, और ना ही उसकी सोच कोई विकसित हुई थी। तो हुआ क्या, यानी चार्ल्स बेबेज ने इनपुट के कार्य को करने के लिए जो जोसेफ जैकार्ड के लुम से जो पंचकार्ड की सोच प्राप्त हुई थी, उसी पंचकार्ड का प्रयोग चार्ल्स बेबेज ने डाटा को इनपुट करने के लिए तथा डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, पंचकार्ड का प्रयोग किया। और प्रोसेसिंग के लिए मिल का प्रयोग किया गया, और यहाँ मेमोरी सेक्शन का भी प्रयोग डाटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया गया। तो यह सोच अब तक किसी भी उपकरण में नहीं प्रयोग हुई थी। इस प्रकार की सोच न किसी से मिलती है। यह केवल सोच किसके साथ थी, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के साथ थी। ऐसी रूपरेखा, ये जो कंप्यूटर की रूपरेखा बनी है, ये केवल मात्र रूपरेखा एनालिटिकल इंजन के साथ बनी थी। और ऐसी रूपरेखा को तैयार किया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था, 1833 में, 1833 में। और इस एनालिटिकल इंजन को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की भी आवश्यकता पड़ी, और उस प्रोग्राम को लिखने का कार्य किया था लेडी एडा ने। इसलिए लेडी एडा को विश्व का हम क्या मानते हैं, प्रथम प्रोग्रामर भी मानते हैं। जो सॉफ्टवेयर जानते हैं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर किसकी सहायता से कार्य करता है, तो सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्य करता है। यानी उन्हीं सॉफ्टवेयरों को हम प्रोग्रामों के समूह के रूप में जानते हैं। और उस प्रोग्राम को लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। और आजकल के प्रोग्रामों को लिखने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रयोग होती हैं। तो पहली बार प्रोग्राम को एनालिटिकल इंजन के लिए लिखने का कार्य किया था लेडी एडा ने, जिन्हें विश्व का हम प्रथम प्रोग्रामर मानते हैं। और वहीं से आज प्रोग्राम की बात भी आई, वहीं से प्रोग्राम की लिखने की क्रिया प्रारंभ हुई। किसके साथ, एनालिटिकल इंजन के साथ। यानी एनालिटिकल इंजन के साथ कंप्यूटर की बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, जो कि अब तक के किसी यंत्र के साथ नहीं है। इसके फलस्वरूप हम क्या कर सकते हैं, इसके फलस्वरूप हम चार्ल्स बेबेज को आधुनिक युग के कंप्यूटर का क्या मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं। यानी चार्ल्स बेबेज को क्यों कंप्यूटर का गॉडफादर मानते हैं, क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन की रूपरेखा बनी थी, यह रूपरेखा आगे चल करके आधुनिक कंप्यूटरों का क्या बना, बेस बना, आधार बना। आज के कंप्यूटरों में कौन सी क्रिया होती है, इनपुट क्रिया होती है, प्रोसेसिंग क्रिया भी होती है, डाटा को स्टोर भी किया जाता है मेमोरी की सहायता से, और पुनः उसके पश्चात डाटा का आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो यह जो सोच है, इस सोच को चार्ल्स बेबेज के बाद किसी ने नकारा नहीं, जिसके आधार पर, इन बातों के आधार पर हम चार्ल्स बेबेज को क्या मानते हैं, आधुनिक युग के कंप्यूटरों का क्या मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं। भले आज इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसें या प्रोसेसिंग डिवाइस या सीपीयू की बात करें, वह सब एनालिटिकल इंजन से बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं। आजकल के जितने भी ये डिवाइसें हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक हैं। उस समय के जितने भी यंत्र थे वह इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, वह क्या थे,
यांत्रिक थे। क्या थे? यांत्रिक थे। उस समय के कंप्यूटरों को हम मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं। यानी चाहे अबेकस की बात करें, चाहे नेपियर बोन की बात करें, चाहे स्लाइड रूल की बात करें, चाहे पास्कलाइन की बात करें, और चाहे चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की बात करें, तो इन्हें हम मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं, यांत्रिक कंप्यूटर कहते हैं। और आज का दौर किन कंप्यूटरों का है? आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का है। तो अब आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों के दौर को हम पढ़ेंगे, ये तो दौर किसका है? ये दौर यांत्रिक कंप्यूटरों का है। और इसी यांत्रिक कंप्यूटरों के दौर में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का विकास किया। लेकिन इस सोच के बाद कंप्यूटरों के इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसका अध्ययन हम कंप्यूटर जनरेशन के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? कंप्यूटर जनरेशन के अंतर्गत करेंगे। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज, तथा इसके साथ आज का हम अपना वीडियो यही समाप्त